नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में सुनिए आज आदर्श हिंदू होटल का 8वां अध्याय। आदर्श हिंदू होटल के सारे एपिसोड्स आपको हमारी प्लेलिस्ट आदर्श हिंदू होटल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तथा आई बटन में भी दे दूँगी। आप हमारे ब्लॉग में जाकर के सारे इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो है आप सुन सकते हैं। हाँ, इसके एपिसोड्स डालने में थोड़ी देर हो रही है। बाकी उपन्यास शुरू हो जाते हैं और ये रह जाता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द इसको पूरा करने की। अभी तक हमने पढ़ा कि हजारी बहुत ही तकलीफ़ से बेचू चक्रवर्ती के पास काम कर रहा है। उसे ज़्यादा तनख्वाह भी नहीं मिलती है और उसका पद्दो मैरी द्वारा उसका अपमान भी बहुत किया जाता है, यहाँ तक कि उसको भरपेट खाना भी नहीं खाने देती है। और इसी दुख के कारण जब वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोता है तो सवेरे आकर के देखता है कि होटल से सारी चोरी हो गई है और चोरी का इल्ज़ाम भी हजारी ठाकुर और मोती नौकर के ऊपर आ जाता है। यहाँ तक कि पद्दो मैरी कुसुम का भी नाम बीच में लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। थाना पुलिस बड़ी मुश्किल चीज़ है। मुकदमा चलने पर वकील करने की हैसियत नहीं है। उसकी सफाई दिए बिना ही उसे जेल में खटना पड़ेगा, कौन जाने कितने बरसों तक। खाना ना मिलने से बीवी बच्चे मर जाएंगे। उसके बाद जेल लौटे असामी को कौन नौकरी देगा। लेकिन उससे भी बुरी बात होगी अगर ये लोग कुसुम को घसीटेंगे। और ऐसा जान पड़ता है कि घसीटेंगे तो ज़रूर। हो सकता है कुसुम के घर की खाना तलाशी भी लेना चाहें। बेकसूर कुसुम, कहीं ऐसा हुआ तो शर्म से नफ़रत से हो सकता है कि वे फांसी ही लगा ले। लोग इस सिलसिले में और जाने किस किस तरह की बातें फैलाएंगे। उसके गांव में तो यह बात पहुंच ही जाएगी। तब तो उसके लिए मुंह दिखाने का भी कोई उपाय नहीं रह जाएगा। अपनी ज़िंदगी में उसने कभी किसी की एक बीड़ी दिया सलाई तक नहीं चुराई, वह होटल के बर्तन चुराएगा। अपने मुंह के ग्रास से अपने को वंचित करके वह कभी कभी कोई चीज़ कुसुम को दे जरूर आता था, लेकिन चोरी की चीज़ तो वह नहीं होती थी। अरे जिस चीज़ को वह खाता ना हो कुसुम ही खाए। थाने में जाकर मोती और हजारी को लगभग 2 घंटों तक बैठना पड़ा। हजारी ने सुना कि बेचू चक्रवर्ती और पद्दो मैरी ने दोनों ने ही कहा है और उन्हीं दोनों पर शक है, लिहाजा पुलिस तो उन्हें पकड़ेगी ही। बड़े दरोगा थाने में नहीं थे। लगभग 1 बजे वापस आकर जब उन्होंने चोरी का सारा हाल सुना तो मोती और हजारी को अपने सामने हाजिर करने को कहा। हजारी हाथ जोड़कर दरोगा बाबू के सामने खड़ा हो गया। दरोगा बाबू ने पूछा, होटल में कितने दिनों से काम कर रहे हो? बर्तन चुराकर कहाँ रखा है? दुहाई बाबू, मेरी उम्र 46 से 45 की हो गई है। जिंदगी में कभी किसी की एक बीड़ी तक नहीं चुराई। दरोगा बाबू ने धमका कर कहा, ये वाहियात बातें रहने दो। तुमने और उस नौकर ने सलाह बात करके चोरी जरूर की है, मिलजुल कर कहो। हाँ बाबू, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं तो पिछली रात होटल में ही नहीं था। तो कहाँ थे? सारी रात स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोए रहा। क्यों? बाबू, मैं खा पीकर रोज चूर्णी के किनारे टहलने जाता हूँ। गर्मी बहुत थी इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा देर तक रुक गया था। लौटकर आया तो देखा दरवाज़ा बंद है। इसी समय नेपाल बाबू ने बड़े दरोगा से अंग्रेजी में जाने क्या कहा। बड़े दरोगा ने सिर हिलाकर कहा, ओ अच्छा, तुम कुसुम नाम की किसी औरत के यहाँ आते जाते थे? बाबू, कुसुम मेरे गांव की लड़की है, गरीब बेवा है। मैं उसे अपनी बेटी की ही तरह समझता हूँ। वह भी मुझे बाबू कहकर पुकारती है। बाप की तरह ही मुझको आदर मान देती है। अगर मैं उसके यहाँ जाता हूँ तो इसमें बुराई क्या है? आप यह सोचकर देखिए। यह बात लगाई है हमारे होटल की पद्दो मैरी ने। वह मुझे फूटी आंख नहीं देख पाती और कुसुम को तो एकदम ही नहीं। मेरे बारे में तरह तरह की गंदी बातें उसी ने फैलाई हैं। आप हकीम हैं, देवता हैं, माथे के ऊपर चांद सूरज है। मेरी उम्र 50 होने को आई, वैसी बातों को की और मेरा कभी झुकाव ही नहीं हुआ बाबू। मैं उसे बेटी की तरह मानता हूँ। उसे आप ही इस मामले में ना फंसाएं। वह गृहस्थ की बहू है, नफरत से मर जाएगी।
बड़े दरोगा बहुत अक्लमंद और जानकार आदमी है। हजारी की आंखों में और चेहरे का रंग ढंग देखकर उन्हें लगा कि यह आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। बड़े दरोगा ने बहुत देर तक मोती से जिरह की। उससे भी कोई खास बात नहीं मालूम हो सकी। उसे तो बस एक ही रट थी कि वह कमरे में बेहोश सोया हुआ था, वह कुछ भी नहीं जानता। बड़े दरोगा ने कहा, दोनों को हवालात में डाल दो। इन लोगों से यूं ही बात नहीं निकल पाएगी। कड़ाई किए बिना पार नहीं पाया जा सकेगा। हजारी कड़ाई करने का मतलब जानता है। हो सकता है कि आज बहुत तकलीफ सहनी पड़े। अगर ये लोग फिर कुसुम का नाम ना लें तो वह सब कुछ सहने के लिए तैयार है। लगभग 2 बजे एक सिपाही आकर थोड़ा मुरमुरा और चने का भुंजा दे गया। सवेरे से हजारी ने कुछ नहीं खाया था। बात ही बात में उसे चट कर गया। 4 बजने पर रतन ठाकुर से होटल से हजारी के लिए भात ले आया। उसने कहा, तुम्हारे लिए अलग निकाल कर रखा था, छिपा कर लाया हूँ हजारी भैया, किसी को पता नहीं कि तुम्हारे लिए भात ले आया हूँ। रतन बड़े दरोगा का हुक्म लेकर हवालत में भात ले आया था, लेकिन मोती के लिए भात ले आने की याद उसे रही नहीं। हजारी ने कहा, इसी से हम दोनों बांटकर खा लेंगे। रतन ने कहा, होटल में तो खूब शोरगुल मचा हुआ है। ठेके पर एक रसोइया बुलाया गया था। वह तो काम का रंग ढंग देखकर उसी वक्त भाग खड़ा हुआ। बहुत से ग्राहक लौट गए। पद्दो ने कहा है, तुमने और मोती ने मिलकर यह चोरी की है। उसने कहा है, कुसुम के घर की तलाशी करवाए बिना वह ना मानेगी। तुम बर्तन चुराकर वहीं रखाए हो। मालिक की भी यही राय है। तुम फिक्र ना करो हजारी भैया, अगर मुकदमा चला तो तुम्हारी ओर से वकील मैं करूंगा। जितना रुपया लगेगा मैं दूंगा। और कोई जाने या ना जाने, मैं जानता हूँ कि तुमने यह काम नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे आदमी हो। हजारी ने रतन का हाथ पकड़कर कहा, भाई, और जो होना हो तो हो, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा कि जिससे कुसुम के घर की तलाशी ना हो पाए। ना हो तो किसी वकील से बात कर लो। मेरी 2 महीनों की तनख्वाह बाकी है, वह मैं तुम्हें दे दूंगा। रतन ने हंसकर कहा, तुम समझते हो कि मालिक अब तुम्हें तनख्वाह देंगे? यह नहीं होने का, लेकिन वे दे या ना दे, मैं वकील करूंगा, तुम फिक्र ना करो। हजारी भैया, जिंदगी में ना जाने कितना रुपया कमाया है, एक भी पैसा तो नहीं रहा। 2 पैसे अच्छे काम में तो खर्च हो जाए। हजारी ने कहा, तब तुम यह बात मोती को दे आओ, वह किसी दूसरी कोठरी में है। मुझे तो शक मोती पर होता है, रतन ने कहा। नहीं नहीं, उसने अगर चोरी की होती तो इस तरह बेफिक्री से नाक बजाकर सो न जाता। इसके अलावा वह ऐसा आदमी भी नहीं है। रतन भात की थाली लेकर चला गया। उसके बाद भी 5-6 दिनों तक हजारी और मोती हवालात में रहे। बहुत कोशिश करने के बाद भी पुलिस उनके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा न कर सकी। लिहाजा चोरी के मामले में उन पर मुकदमा चलाया ही नहीं जा सका। 6 दिनों बाद उसकी रिहाई हो गई दोनों की। मोती ने कहा, हजारी भैया, अब कहाँ जाएंगे? अब क्या वे होटल में हमें रखेंगे? हजारी भी जानता है होटल की उन लोगों की नौकरी खत्म हो गई, लेकिन वहाँ 2 महीनों की तनख्वाह बाकी है। बेचू चक्रवर्ती के यहाँ जाकर तनख्वाह मांग लेनी है। 3 बज रहे थे। इस समय होटल में जाने से मालिक से मुलाकात ना होगी। लिहाजा हजारी ने शाम के बाद होटल में जाने का निश्चय किया। कितने ही दिनों से चूर्णी के किनारे नहीं गया। राधा बल्लभ तले जाकर देवता को प्रणाम करके वह चुपचाप चूर्णी के किनारे जा बैठा। कुछ देर नदी के किनारे बैठने के बाद हजारी को याद आया कि उसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। हाजत में रतन रोज भात दे जाया करता था। पिछले 2 दिनों से वह भी नहीं आया। कौन जाने क्यों नहीं आया। हो सकता है पद्दो को मालूम हो गया हो तो उसने मना कर दिया हो, या यह भी हो सकता है कि उन लोगों के लिए भात ले आने के चलते उसकी नौकरी छूट गई हो। पास में एक पैसा भी नहीं कि वह कुछ खरीद कर खा सके। हाजत का भात हजारी ने एक दिन भी नहीं खाया। एक सिपाही आज भी भात लाया था। हजारी ने कहा, तिवारी जी, इसके बदले हम लोगों को थोड़ा मुरमुरा ही ला दो, मुझे बुखार हो गया है, भात मैं नहीं खाऊंगा। लगभग 12 बजे थोड़ा सा मुरमुरा खाया था। उसके सिवा सारा दिन पेट में और कुछ नहीं पड़ा। शाम के बाद होटल में जाकर थोड़ा भात खा लेगा, यही ठीक है। हजारी को शक होता है कि बर्तन और किसी ने नहीं चुराए। वह शायद खुद पद्दो मैरी का ही काम है। कई दिनों तक हाजत में बैठे बैठे सोचने के बाद हजारी के मन में आया, पद्दो ने किसी और के साथ मिलकर यह काम किया है। वह बड़े खौफनाक मिजाज की औरत है, सब कुछ कर सकती है। बस अब हजारी को याद आया कि पिछले साल ग्राहकों का जो कपड़े का बैग चोरी हो गया था, वह भी तो पद्दो मैरी का ही काम था। दुश्मनी की वजह से वह ऐसा नहीं सोच रहा। पिछले 6 बरसों से
हजारी ने पद्दोमेरी की ऐसी बहुत सी कार्रवाइयाँ देखी हैं जिन्हें पहले वह ठीक ठाक समझ नहीं पाता था, लेकिन अब दो में दो जोड़कर बहुत कुछ समझ गया। बूढ़े बेचू चक्रवर्ती तो एकदम पद्दोमेरी की मुट्ठी में है। देखकर अनदेखा कर देते हैं, सुनकर भी नहीं सुनते। पद्दोमेरी को किस तरह होटल को तहस नहस कर रही है, इसे वे भले ही समझ पाएं। आज नहीं समझेंगे तो बाद में तो समझेंगे। उस दिन भात देने आया था रतन ठाकुर, वो भी बहुत सी बातें कह गया। हजारी भैया, होटल की आधी चीज़ें पद्दो दीदी के घर में हैं। आजकल तो बाजार की चीज़ें भी जाने लगी। उस दिन तुमने कुमड़े वाली घटना तो देखी ही थी। मैं कहे दे रहा हूँ, ऐसे सजे बने होटल को चूस कर खा जाएगी। घर की और पद्दो दीदी का इतना झुकाव क्यों है, मैं यह भी जानता हूँ, लेकिन कहता नहीं। जो भी हो, 8 रुपये महीने की नौकरी करता हूँ। ऐसे दिनों में अचानक नौकरी से क्यों बिना मतलब हाथ धोऊं? शाम को होटल के गद्दी वाले कमरे से अंदर जाने की हिम्मत ना हुई। वह रसोई घर वाले दरवाजे से होटल के अंदर गया। उसने सोचा था कि रसोई घर में रतन ठाकुर से मुलाकात होगी, लेकिन एक अनजान उड़िया ब्राह्मण को भात पकाता देखकर वह जिस रास्ते से आया था उसी से वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि ग्राहकों के खाने वाले कमरे से पद्दोमेरी पुकार उठी, कौन है, कौन है वहाँ? हजारी ने लौटकर कहा, मैं हूँ पद्दो दीदी। पद्दो झटपट कमरे से बाहर आकर बोली, मैं कौन? ओ हजारी ठाकुर, तुम कैसे? इतनी जल्दी चले कहाँ जा रहे हो? अंदर आए ही क्यों? और आए हो तो चले क्यों जा रहे हो? आज हाजत से छुटकारा मिला है पद्दो दीदी, और कहाँ जाता। जाने की कोई जगह तो है नहीं, इसलिए होटल में चला आया। भूख लगी है, सोचा थोड़ा भात खा लूँगा। रसोई घर में आकर देखा रतन ठाकुर नहीं है, इसी से सामने के गद्दी घर में जा रहा हूँ। तो जाओ गद्दी घर में, ग्राहकों के खाने वाले इस कमरे से होकर ही चले जाओ। हजारी संकोच में दबा झुका होटल के खाने वाले कमरे से होकर गद्दी घर में गया। पीछे पीछे पद्दोमेरी भी गई। हजारी ने कहा, मालिक बाबू, आज पुलिस ने छोड़ दिया, इसी से आया हूँ, और कहाँ जाता। आपके दरवाजे पर 2 मुट्ठी अन्न खाकर पड़ा हूँ। मुझे इसे छोड़कर कहाँ जाऊँ, बताइए। बेचू चक्रवर्ती ने कोई जवाब ना दिया। इससे पहले पद्दोमेरी ने आगे बढ़कर बेचू चक्रवर्ती से कहा, उसको अब 1 मिनट भी ना रहने देगा। मालिक बाबू, अभी निकाल के बाहर करो। बर्तन इसने और मोती ने मिलजुल कर चुरा लिए हैं। पक्का चोर है, पुलिस इसका क्या कर लेगी? अब हजारी को गुस्सा आ गया। पद्दोमेरी ने से उसने कभी इस तरह बात भी नहीं की थी। वह बोला, तुमने मुझे बर्तन लेते देखा था पद्दो दीदी? पद्दोमेरी ने कहा, हजारी ठाकुर, तुम्हारी आंख लाल करने की मैं परवाह नहीं करती, कहे देती हूँ। इस तरह मुझसे बातें मत करो। अगर मैंने तुमको बर्तन लेते देखा होता तो तुम्हारे हाथ की रस्सी ना खुलने पाती, यह जान रखो। इसी बीच हजारी ने अपने को संभाल लिया। झुककर रहना ही तो उसकी आदत है। जो बड़े हैं, जीवन भर वह उनके सामने नीचा ही रहा। अगर आज ऊंची आवाज में उनसे बात करने का साहस उसमें आएगा कहाँ से? उसने मुलायम आवाज में कहा, तुम क्यों नाराज होती हो पद्दो दीदी? मैं तो यूं ही कह रहा हूँ कि बर्तन लेते जब तुमने देखा नहीं, तो मैं गरीब आदमी तुम लोगों के दरवाजे पर पड़ा पेट पालता हूँ, क्यों मुझे? इस बार बेचू चक्रवर्ती बोले। मुलायम आवाज में उन्होंने कहा, छोड़ो छोड़ो, झगड़ा करने की कोई फ़ायदा नहीं है। उससे मेरे बर्तन वापस तो नहीं मिलेंगे। दोनों ही चुप हो जाओ। हाँ, तो अब तुम क्या कहते हो हजारी? कहता यही हूँ मालिक, कि जैसे आपने मुझे पैरों में जगह दी है वैसे ही अब भी रहने दीजिए, नहीं तो मुझे भूखों प्यासों मरना पड़ेगा। बाबू, मैं चोर नहीं हूँ। अगर चोर होता तो आपके सामने खड़ा ना हो पाता। पद्दोमेरी ने कहा, चोर हो कि ना, इस बात का कोई ज़रूरत नहीं है अब, लेकिन अब तुम्हें यह जगह नहीं मिलेगी। तुम रहोगे तो ग्राहक चले जाएंगे। बेचू ने कहा, यह तो ठीक है, ग्राहक ही चले जाएंगे तो होटल चलाऊंगा कैसे? हजारी इस बात का मतलब नहीं समझ सका। होटल का ठाकुर चोर हो तो होटल की चीज चुरा सकता है, लेकिन वह ग्राहक के बदन से शॉल तो नहीं उतार सकता, उनकी जेब तो नहीं काट सकता। फिर ग्राहकों के आने में क्या दिक्कत है? लेकिन हजारी सह नहीं सका। उसे जवाब मिल गया। उसने कुछ खाया है या नहीं, यह भी किसी ने नहीं पूछा। अंत में उसने कहा, अब मेरी तनख्वाह दे दीजिए बाबू, 2 महीने की बाकी पड़ी है। मैंने कुछ लिया नहीं, आप वही देख लीजिए। अब नहीं होगा, फिर आना, बेचू ने कहा। पद्दो कुछ ज़्यादा साफ बोलती है। उसने कहा, उसकी आशा छोड़ दो, तनख्वाह अब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? यह बहस करने की फुर्सत नहीं, अभी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, खत्म हो गई। नालिश करो, अदालत खुली है, पद्दो ने तीखेपन से कहा।
हजारी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बेचू चक्रवर्ती की ओर देखकर उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, मैं 6 वर्षों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे हाथ में एक भी पैसा नहीं है। 2 महीने से घर पर भी खर्च नहीं भेज सका हूँ। घर जाने के लिए रेल किराया तक मेरे पास नहीं है। तो मुझे कुछ ना दीजिएगा तो मैं बिना खाए मर जाऊंगा। कुछ कहे बिना बेचू चक्रवर्ती ने कैश बॉक्स खोलकर एक अठन्नी निकालकर फेंकते हुए कहा, ले जाओ, अब ज़्यादा पैंपे मत करो, ग्राहक आने लगे, बाहर चले जाओ। हजारी ने अठन्नी उठाकर चादर की खूंट में बांध ली। उसके बाद हाथ जोड़कर कमरे से शरीर को थोड़ा झुकाकर बेचू चक्रवर्ती को प्रणाम किया। फिर सीधा खड़ा होकर संकोच के स्वर में पूछा, तब बाबू तनख्वाह के लिए कब आऊं? बाद में फिर कभी आना, देखा जाएगा। हजारी को समझते देर न लगी कि यह बिल्कुल बेकार बात है। पद्दू मैरी ने जो कहा है वही ठीक है। ये लोग तनख्वाह उसे नहीं देंगे। उसके मन में आया कि एक बार आखिरी कोशिश करे। मरते हुए की आखिरी कोशिश। बेचू चक्रवर्ती से विदा लेकर वह पिछवाड़े की ओर से होटल के रसोई घर में आया। जरा देर बाद ही पद्दू मैरी वहां आई तो उसने हाथ जोड़कर कहा, पद्दू दीदी, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। इतने दिनों से नौकरी कर रहा हूँ। मैंने कभी एक रकाबी तक नहीं चुराई। मैं बहुत गरीब हूँ। तुम जरा मालिक से कह सुनकर मेरी तनख्वाह का इंतजाम कर दो, नहीं तो घर पर बाल बच्चे बिना खाए मर जाएंगे। राधा वल्लभ की दुआई, यह अठन्नी ही मेरा सारा है। इसमें क्या मैं खाऊंगा, क्या रेल भाड़ा दूंगा और घर के लिए क्या ले जाऊंगा? अरे, मैं क्या होटल की मालकिन हूँ जो तुम्हारी तनख्वाह दे दूँ? मालिक ने जो कह दिया उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ? पद्दू दीदी, मेहरबानी करके तुम एक बार तो उनसे कहो, बिना खाए मेरे बाल बच्चे मर जाएंगे। क्यों? अपनी कुसुम के पास जाओ। अब पद्दू दीदी की क्या जरूरत है? हजारी की इच्छा हुई कि अब एक पल भी वहां न ठहरे। वह नहीं चाहता कि इन सब जगहों में जिस किसके मुंह से कुसुम का नाम लिया, खास तौर से पद्दू मैरी के मुंह से। वह चुप हो गया। पद्दू रसोई घर में चली गई। जरा देर रुककर वह जाने वाला ही था कि पद्दू मैरी ने आकर कहा, चले जा रहे हो? खाना वाना हो गया तुम्हारा? अवाक होकर हजारी ने पद्दू मैरी की ओर देखा। उसके मुंह से उसने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। हकलाते हुए उसने कहा, नहीं, खाना 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 तो नहीं खाया समझो, या नहीं तो बैठो जरा, मछली अभी तक नहीं हुई है। मछली हो जाए तो भात खाकर जाना। खड़े क्यों हो? एक पीड़ा लेकर बैठ जाओ। हजारी मशीन के पुतले की तरह बैठ गया। पद्दू दीदी ने उसकी बोलती बंद कर दी। पद्दू दीदी की ममता, जिसे 7 वर्षों में उसने एक बार भी नहीं देखा, अचरज की बात तो है ही। मछली हो जाने पर नई ठाकुर ने हजारी के लिए भात परस दिया। पद्दू मैरी फिर नहीं दिखी। इस समय वह ग्राहकों के खाने वाले कमरों में बजी हुई थी। यद्यपि नया ठाकुर हजारी को पहचानता नहीं, फिर भी इन लोगों की बातें सुनकर उसने समझ लिया कि हजारी होटल का पुराना रसोइया है। नौकरी से जवाब पाकर वापस जा रहा है। उसने हजारी को बड़े चाव से खाना खिलाया। जाते समय हजारी ने पद्दू को बुलाकर कहा, पद्दू दीदी, मैं जाता हूँ, कुछ ख्याल न करना। पद्दू मैरी ने दरवाजे के पास आकर कहा, जरा रुको ठाकुर, ये 2 रुपये रख लो। मालिक ने तनख्वाह के लिए दिए हैं, लेकिन यही आखिरी हैं। उन्होंने कह दिया कि अब और कुछ ना मिलेगा। हजारी ने दोनों रुपए लेकर पहले की अठन्नी के साथ चादर की खूंट में बांध लिए, लेकिन अवाक हो गया, सचमुच अवाक। अच्छा तो चलो। हाँ जाओ, खाना खा लिया ना? अच्छा। रात के 9:30 से कम का वक्त नहीं था। इतनी रात को वह कहाँ जाए? नौकरी गई, लेकिन फिर भी 2.5 रुपये हाथ में है। घर जाकर क्या होगा? उसे नौकरी ढूंढनी होगी। घर जाकर बैठे रहने से काम चलेगा? हजारी ने यह नहीं सोचा था कि नौकरी छूट जाएगी। आखिर उसकी नौकरी छूट ही गई।